हेलो दोस्तों, कैसे हम सभी आपका स्वागत है आर के जी स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हम पिछले क्लास में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में अच्छे से समझ गए थे। आपको एक ट्रिक बताए थे, पकानी कोका दियोदशम। क्या था ट्रिक? पकानी कोका दियोदशम। क्या था? पकानी कोका दियोदशम। इसमें क्या था आपको बताए थे। इसमें प से क्या है? राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। ये राष्ट्रपति क्या है? आर्टिकल का से क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 53 में। आपको इसको हम बताए थे अच्छे से। अनुच्छेद 54 में क्या था? नी से निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन। को से क्या था? कोटा, राष्ट्रपति का कोटा। ये किस में था? अनुच्छेद 55 में। ये भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अब समझेंगे राष्ट्रपति का कार्यकाल। ये किस अनुच्छेद में है? 56 में। ये किस अनुच्छेद में है? कार्यकाल राष्ट्रपति का 56 में। इसको मैं आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष के लिए है? 5 वर्ष के लिए है। इसमें है राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। क्या है? दोबारा किस अनुच्छेद में है? 57। राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? 57 में। से होता है दोबारा निर्वाचन। एक ट्रिक के माध्यम आपको हम क्लास के पहले दिन ही आपको बताए थे कि दो का मतलब तो देखिए, प का मतलब राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का कार्यपालिका, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का कोटा, राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, राष्ट्रपति का योग्यता, राष्ट्रपति की दशा, राष्ट्रपति का दशम, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति की महाभियोग। ये आपको हम पिछले क्लास में अच्छे से बता दिए एक एक कर। यहाँ पे भी समझ लीजिए। अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन। वो सारी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अनुच्छेद 54 में अपनाई गई है। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई है? ये सारी प्रक्रिया किसमें अपनाई जाएगी? अनुच्छेद 57 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन 54 में आपको बताया था एकल संक्रमण या अनुपाती पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। वो सारी प्रक्रिया किसमें अपनाई जाएगी? दोबारा निर्वाचन में। अब समझते हैं राष्ट्रपति की योग्यता। ये किस में है? 58 में। 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता। 10 से क्या होता है? राष्ट्रपति की दशा। ये किस अनुच्छेद में है? 59 में। राष्ट्रपति की दशा। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की शपथ। ये किस अनुच्छेद में है? तो 60 में। राष्ट्रपति क्या है? शपथ। म से क्या है? राष्ट्रपति महाभियोग। म से मतलब महाभियोग। ये किस अनुच्छेद में है? तो 61। अनुच्छेद 61 में है राष्ट्रपति का महाभियोग। आपको ट्रिक के माध्यम से एक एक कर यहाँ तक आपको हम समझा दिए हैं। कहाँ तक? अनुच्छेद 57 तक हम पिछले क्लास में आपको अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग इस 4 अनुच्छेद को अच्छे से समझेंगे। अनुच्छेद 4 क्या है? तो चलिए समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद क्या है? 58। अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति का योग्यता। क्या है? राष्ट्रपति का योग्यता किसमें है? अनुच्छेद 58 में। तो अब समझेंगे राष्ट्रपति की जो योग्यता है, राष्ट्रपति के इलेक्शन में लड़ने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति इलेक्शन लड़ता है राष्ट्रपति का, तो उनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, इसकी अच्छे से पहचान होनी चाहिए। तो समझते हैं। देखिए, राष्ट्रपति का जो योग्यता है, पहली बात ये, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति की इलेक्शन में खड़ा होगा वो क्या होगा? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? इसमें कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ेगा उसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष। जो व्यक्ति इलेक्शन राष्ट्रपति के लिए लड़ेगा उसकी कम से कम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। ये क्या है? जरूरी है। क्या है? जरूरी है। और वो भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। तीसरी में कंडीशन क्या है उसको समझिए। तीसरे बात कही गई है कि वह लोकसभा का योग्यता रखता हो। मतलब कि लोकसभा में लड़ने के लिए उसके पास योग्यता हो। मतलब लोकसभा में इलेक्शन लड़ने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए।
तो ऑलरेडी भारत का नागरिक इसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, तो इसका कोई उतना महत्व तो नहीं है लोकसभा की योग्यता, लेकिन जब दिया गया है इसमें तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। आगे समझते हैं। इसमें चौथी चीज़ कही गई है, देखिए ये 3 चीज़ आप समझ गए। भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम उसकी उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, ये जरूरी है। वो लोकसभा की योग्यता इतनी बराबर रहनी चाहिए, यानी लोकसभा की या राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उसकी योग्यता होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति बनने की योग्य रहेगा। तो ये लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए क्या होना चाहिए? देश का नागरिक होना चाहिए, ये पहले ही कह दिया है। तो समझते हैं आगे हम। देखिए आपको हम बता दें, जो राष्ट्रपति का योग्यता है इसमें कई दिक्कतें आने लगी, समस्या इतनी ज़्यादा आने लगी कि दिक्कत हो गई। देखिए भारत में हमारी जो आबादी है 140 करोड़ से ज़्यादा ही हो गई इस समय, 140 करोड़ से ज़्यादा हो गई है हमारे भारत में आबादी। तो जो भारत में आबादी, आप देखें कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो भारत के नागरिक तो है ही हैं, भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। वो कम से कम 35 वर्ष के ऐसे लोग हैं, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो 35 वर्ष से ज़्यादा हैं। 35 वर्ष से क्या है? ज़्यादा हैं। इतना आप समझ गए। देखिए मान जैसे समझिए राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र से ज़्यादा होना चाहिए? 35 वर्ष उम्र से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ने के लिए 35 वर्ष से कम उम्र नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। तो हमारे भारत में 140 करोड़ जनसंख्या है, उसमें एक 35 वर्ष से ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा हैं। इतने हमको लगता है कम से कम 50 करोड़ तो हो ही जाएंगे, 35 वर्ष से ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? मामूली सी बात हो जाएंगे। तो इसमें दिक्कत होने लगी। सभी लोग मान लीजिए राष्ट्रपति का फॉर्म भरने लगे इलेक्शन के लिए, मान लीजिए कहा गया इसमें कम से कम 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो मान लीजिए इस तरह रहेगा तो क्या होगा कि सभी लोग जितने भी भारत के जो आम नागरिक हैं वो भी 35 वर्ष से ज़्यादा हैं, तो वो लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए वो भी फॉर्म भरने लगेंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसमें एक नियम लाया गया। क्या लाया गया? नियम लाया गया। नियम क्या लाया गया इसको समझिए। इसमें कहा गया कि सांसद से जो व्यक्ति, कहा गया कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होगा, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा होगा, योग्यता रखता होगा कि नहीं हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो सांसद से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, क्या होना चाहिए? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक वो होना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है। ये नियम बनाया गया। इस तरह क्या हो गया, राष्ट्रपति जो इलेक्शन हो गया वो क्या हो गया? टफ हो गया कि सभी लोग राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जिस व्यक्ति की संसद से 100 यानी 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और 50 लोग क्या होना चाहिए? अनुमोदक होना चाहिए। टोटल कितने हो गए? 100। जिस व्यक्ति की पकड़ 100 सांसदों से होगी वो क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ पाएगा कि नहीं लड़ पाएगा? लड़ पाएगा। ये 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक क्या, इसको समझिए। मान लीजिए जो इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग, क्या होते हैं? चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग हैं इससे आप डायरेक्ट जाकर बात नहीं कर सकते हैं कि आप इलेक्शन राष्ट्रपति की में इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते हैं। कौन जाके बात करेगा? ये 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, ये लोग जाके बात करेंगे आपके लिए कि नहीं वो व्यक्ति सही है, फलाना व्यक्ति सही है, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए बहुत अच्छा है, उसको हम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक जो हम 100 सदस्य हैं हम उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा करते हैं। तब ये जो चुनाव आयोग होगा उस व्यक्ति को फॉर्म भरने के लिए इजाज़त देगा। क्या देगा? इजाज़त देगा कि आप फॉर्म भर सकते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए। तो आप इतना समझ गए कि राष्ट्रपति की योग्यता में क्या क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए आगे समझते हैं। अब समझते हैं। देखिए राष्ट्रपति का दशा, राष्ट्रपति की दशा क्या है उसको समझिए।
देखिए, राष्ट्रपति का दशा या शर्तें, राष्ट्रपति की दशा या शर्तें, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद किसमें है? 59, अनुच्छेद 59। तो राष्ट्रपति की दशा या शर्तें, देखिए जो आप पढ़े हैं अनुच्छेद 58 जो पढ़े हैं, राष्ट्रपति की योग्यता, क्या पढ़े हैं? राष्ट्रपति की योग्यता। ये किसको दर्शाता है? पॉजिटिव को। किसको दर्शाता है? पॉजिटिव को। ये पॉजिटिव को दर्शाता है। लेकिन जो राष्ट्रपति की दशा, ये किसको दर्शाता है? निगेटिव को। ये कैसे निगेटिव दर्शाता है, इसको समझिए। देखिए, ये पॉजिटिव का मतलब होता है राष्ट्रपति की जो योग्यता थी उसमें ये कहा गया था को भारत का नागरिक होना ही चाहिए, वो कम से कम 35 वर्ष से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। ये जरूरी था। तो क्या दिखा रहा था? पॉजिटिव को। जो इसमें कहा गया है राष्ट्रपति का दशा, इसमें निगेटिव कहा गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए जो व्यक्ति उम्मीदवार रहेगा, प्रत्याशी रहेगा, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा, वो व्यक्ति अगर ये काम किया रहेगा इस अनुच्छेद में जो हम आपको बताएंगे, जैसे में वो पागल रहेगा, दिवालिया रहेगा, अगर ये सब काम करता है तो वो किस में आता है? निगेटिव में। वो राष्ट्रपति के इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इतना आप समझ गए? तो अब समझते हैं राष्ट्रपति का दशा या शर्तें कौन कौन सी है। पहली जो शर्त है वो पागल। राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार हैं इलेक्शन जो लड़ने के लिए हैं वो पागल नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहली, पागल नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कहा गया है वो दिवालिया, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब समझिए, वो दिवालिया का मतलब ये है कि उस व्यक्ति को, जो राष्ट्रपति की इलेक्शन लड़ने की उम्मीदवार है, जो उस व्यक्ति पर उससे औकात से ज़्यादा कर्ज उस व्यक्ति के ऊपर ना हो तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे में समझिए, मान लीजिए इस व्यक्ति के ऊपर 10,000 का कर्ज है, 10,000 कर्ज है, तो ये मामूली सी बात है, वो 10,000 अपने आप चुका देगा। उसके मान लीजिए 50,000 का हो गया या 1,00,000 का हो गया या 50,00,000 का होगा, तो वो कर्ज आसानी से चुका देगा। अब मान लीजिए ये व्यक्ति जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके ऊपर 200 करोड़ का कर्ज है, 200 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो ये जिंदगी भर चुकाता ही रह जाएगा। तो इसलिए कहा गया है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब उसके ऊपर कर्ज नहीं होना चाहिए। इतना आप समझ गए? तीसरी चीज कहा गया है इसमें कि वो जो आपका ये 1,500 रुपये क्या है, आपको हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। जो 15,000 रुपये आपका अनुमोद जमानत राशि है, जो 15,000 रुपये क्या है? जमानत राशि। क्या है? जमानत राशि। जमानत राशि, ये जो 15,000 रुपये जमानत राशि है वो उसको देने योग्य हो। पता चला राष्ट्रपति के इलेक्शन खड़ा हो गया, जमानत राशि वो जमा नहीं कर रहा है, तो इससे भी नहीं होना चाहिए। वो 15,000 रुपये जमानत राशि उसको भरना चाहिए। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे ये जमानत राशि कब जब्त हो जाता है? जब 1/6 वोट आप अगर नहीं मिलता है तो आपका जमानत राशि जब्त कर लिया जाता है। ये जमानत राशि किसके पास रहता है? तो RBI के पास रहता है। इतना आप समझ गए? और इसमें और कहा गया है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक आगे समझते हैं। देखिए, अब समझिए दूसरी चीज इसमें और कहा गया है कि ये सरकारी लाभ पर नहीं होना चाहिए। लाभ सरकारी लाभ पर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरकारी लाभ पर कोई व्यक्ति रहता है तो वो इलेक्शन, राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता है। सरकारी लाभ पर नहीं होना चाहिए। जैसे समझिए, मान लीजिए ग्रुप डी हो गया, सरकारी टीचर हो गया, वो क्या हो गया? वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं लड़ सकता। अगर राष्ट्रपति के इलेक्शन में वो व्यक्ति लड़ता है तो वो अपनी सरकारी जॉब से, जो जॉब करता है, या टीचर हो गया, कोई भी जॉब सरकारी करता है, उस जॉब को त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर जाकर वो इलेक्शन लड़ पाएगा, अन्यथा नहीं लड़ पाएगा। इतना आप समझ गए? दूसरी चीज कहा गया है कि लोकसभा या
राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, इनका भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ये व्यक्ति, अगर इनका सदस्य हैं, अगर ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में लड़ते हैं तो वो लड़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लोकसभा का सदस्य है, वो इलेक्शन लड़ सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, इलेक्शन लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए हार गया तो कोई बात नहीं, अगर ये जीत गया, लोकसभा का सदस्य जो है, और जो जीत गया तो वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने से पहले उसको लोकसभा से त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब वो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे सर तो यही लोग सही हैं कि अपना लोकसभा अगर जीत गए तो ठीक है, हार जाएंगे तो वो फिर से लोकसभा में आ जाएंगे। लेकिन सरकारी लाभ वाले की एक दिक्कत है, तो सरकार जो ये आपको लोकसभा बता रहे हैं ये सरकारी नहीं है। लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद ये सरकारी नहीं है, ये जनता के सेवक हैं। क्या है? जनता के सेवक। लेकिन ये सरकारी लाभ वाले क्या हैं? सरकारी हैं। इसलिए कहा गया है कि सरकार जितने भी लाभ पर रहेंगे उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए सरकारी जो जॉब करते रहेंगे उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर जाकर राष्ट्रपति के इलेक्शन में खड़ा हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। इतना आप समझ गए? तो आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या समझ लिया आप? राष्ट्रपति का दशा है, कौन सी शर्त होनी चाहिए इलेक्शन में लड़ने के लिए, क्या क्या चीज। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए अब क्या बचा है, राष्ट्रपति का शपथ, अनुच्छेद 60। इसमें क्या है? राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति का शपथ। देखिए जो राष्ट्रपति का शपथ है ये कौन दिलाते हैं राष्ट्रपति को, इसकी चीज हम देखिए। हमारे भारत में जो हाई कोर्ट की जनसंख्या, जो हाई कोर्ट है वो 25 है। कितनी है? भारत में हाई कोर्ट कितनी है? 25 है। और सुप्रीम कोर्ट भारत में एक ही है। ठीक है, जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है वो भारत में सिर्फ एक ही है, कई जगह नहीं है। इतना आप याद रख सकते हैं। देखिए जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है उसमें 33 जज रहते हैं, 33 जज, और एक जो होते हैं सीजीआई का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मुख्य न्यायाधीश हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वो हैं धनंजय चंद्रचूड़। ये क्या है? वर्तमान के सीजीआई हैं भारत के। इतना आप समझ गए? तो ये जो सीजीआई हैं भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, यही क्या करते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। किसको शपथ दिलाते हैं? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। अगर मान लीजिए ये सीजीआई किसी दिन अनुपस्थित हो जाए, अगर वो राष्ट्रपति को शपथ न दिला पाए तो कौन दिलाएगा? तो इस 33 जज जो हैं, 33 जज, इनमें से जो 33 जजों में जो सीनियर जज होगा वो जाकर किसको दिला देगा शपथ? राष्ट्रपति को शपथ दिला देगा। इतना आप समझ गए? तो इसको आप समझ लीजिए, आर्टिकल किस में है? ये 60 में। तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब समझते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महाभियोग कैसे लाया जाता है राष्ट्रपति पर, इसको समझिए। लास्ट क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिए अच्छे से। देखिए जो राष्ट्रपति का महाभियोग ये कहाँ से लाया गया है? पहले तो ये समझ लीजिए कहाँ से लाया गया है? यूएस से, अमेरिका से लाया गया है राष्ट्रपति का महाभियोग। और राष्ट्रपति का जो पद है, ये कहाँ से लाया गया है? यूके से। यूके से मतलब होता है उत्तराखंड, मत समझिए इसको, यूके का मतलब ब्रिटेन से।
कहाँ से लेकर लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन से लाया गया है। और जो यूएसए है ये कहाँ से लाया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका से। कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए आगे समझते हैं। देखिए जो राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर 2-3 शर्तों पर ही महाभियोग लाया जा सकता है, 2-3 शर्तों पर। वो शर्त कौन कौन सी है उसको समझते हैं। देखिए जो पहली शर्त है, देखिए विदेशी राष्ट्रपति, अगर हमारे भारत के राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्रपति के प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभाव में, तो उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। पहली शर्त ये हो गया। दूसरी जो शर्त है, कहा गया है कि संविधान के अनुकूल अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुकूल अपना कार्य नहीं कर रहे हैं तो भी उनको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इतना समझ गए। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर संसद कोई नियम कानून या कोई भी नियम कानून पारित करती है, अगर उस पर राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करते हैं तो भी संसद से क्या हो सकता है? ये महाभियोग लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो सिर्फ संसद ही लगा सकती है और कोई नहीं लगा सकता है। इतना आप समझ गए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगाएगा? तो वह है संसद। अगर संसद के नियम कानून को राष्ट्रपति सिग्नेचर पारित नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए ये संसद है, संसद अगर ये जीएसटी का नियम पारित की थी, अगर ये संसद राष्ट्रपति जीएसटी के नियम को, जो नियम पारित हुआ था, अगर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर नहीं किया होता तो क्या जीएसटी नियम पूरे भारत में लागू होता? नहीं होता। अगर राष्ट्रपति नियम नहीं पारित किया होता तो नहीं लागू होता। तो क्या लगा देता? संसद उन पर महाभियोग लगा देती, जिस कारण राष्ट्रपति को डर है कि अगर हम नियम कानून जो संसद बना के दे रही है, अगर उस पर हम सिग्नेचर नहीं करेंगे, अपने स्थान से उसको पारित नहीं करेंगे, तो हमारे पे क्या लग जाएगा? महाभियोग संसद लगा देगी। इतना आप समझ गए। अब समझते हैं महाभियोग संसद लगाती कैसी है, उसको समझ लीजिए। देखिए महाभियोग संसद कैसे लगाती है, उसमें कई कंडीशन है। देखिए क्या है? संसद क्या है? संसद। और संसद में 2 भाग होता है, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब समझिए जो राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इस पर क्या विधानमंडल भाग ले सकती है? तो विधानमंडल भाग नहीं ले सकती, लेकिन निर्वाचन में विधानसभा भाग ले सकती है। विधानमंडल का भाग जो 1 होता है विधानसभा, वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकती है। इतना आप समझ गए। अब आप ये लोग सोचते हैं कि जो लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, जो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या वो राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग ले सकते हैं? तो वो ले सकते हैं। इतना आप समझ गए। लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। आपको हम पिछले क्लास में अच्छे से समझाए हैं। इतना आप समझ गए। देखिए अब समझिए, राष्ट्रपति का जो महाभियोग है उसको, उस प्रस्ताव को लाने के लिए किसी एक ही सदन से आप ला सकते हैं। कौन सदन से? लोकसभा सदन से ला सकते हैं या राज्यसभा के सदन से ला सकते हैं। तो मान लीजिए हम लोकसभा सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव ला रहे हैं। मान लीजिए लोकसभा ला रही है, ठीक है, लोकसभा प्रस्ताव ला रही है, तो इस प्रस्ताव को लाने के लिए कुछ कंडीशन रखा गया है। कहा क्या गया है कि जो लोकसभा से प्रस्ताव अभी पारित नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रस्ताव रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं कि राष्ट्रपति को हटाना है, सिर्फ विचार अभी कर रहे हैं। उस विचार को लाने के लिए 1/4 यानी 1/4 बहुमत होना चाहिए लोकसभा, तब उस विचार को लोकसभा में रखा जाएगा, अन्यथा नहीं रखा जाएगा। अब 1/4 चौथाई का मतलब हो गया, मान लीजिए इसमें कितने सदस्य होते हैं? 545। 545 सदस्यों में से 1/4 सदस्य विचार होना चाहिए कि नहीं, राष्ट्रपति अच्छे नहीं हैं,
ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, संविधान के अनुकूल नहीं काम कर रहे हैं, तो इसमें उस समय आपको 1/4 अगर बहुमत हो जाती है तब आप संसद में या लोकसभा में उस प्रस्ताव को रखें कि नहीं राष्ट्रपति को हटाया जाए। इतना आप समझ गए। तो मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा में कितने प्रस्ताव सिर्फ रखने के लिए कितनी बहुमत की जरूरत है? 1/4। इतना आप समझ गए। मान लीजिए अब 1/4 आप रख दिए, प्रस्ताव आप रख दिए, तो मान लीजिए संसद में बात होगी कि नहीं राष्ट्रपति सही नहीं है, ऐसे काम करते हैं, संविधान के अनुकूल काम नहीं करते हैं, तो उसको पारित करने के लिए, संसद से पारित करने के लिए कितने चाहिए? 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, यानी 66%। 545 में से 66% यानी 2/3 बहुमत चाहिए, तब जाके लोकसभा से वो प्रस्ताव पारित होगा कि ये राष्ट्रपति हमारे तरफ से सही नहीं है। इतना आप समझ गए कि कितना। देख लिए बहुत ज़्यादा कंडीशन, महाभियोग लाने के लिए इतना आसान नहीं है कि कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग ला देगा। मान लीजिए इसमें सभी लोग का बहुमत होना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसा राष्ट्रपति कर रहे हैं, अगर हम वो संविधान के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं तो पहले उस प्रस्ताव को, उस विचार को रखने के लिए 1/4 बहुमत लाना चाहिए। अगर 1/4 आप बहुमत ला देते हैं तो लोकसभा में आप रखते हैं, उस पारित करने के लिए आप कितना लाना पड़ेगा? 2/3 बहुमत लाना पड़ेगा, यानी 66% आपको बहुमत लाना पड़ेगा। फिर लोकसभा से राष्ट्रपति पर महाभियोग का पारित होगा। क्या होगा? पारित होगा, प्रस्ताव पारित होगा। अब ये प्रस्ताव कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। अगर ये राज्यसभा में जाएगा प्रस्ताव, तो इस राज्यसभा को जो लोकसभा में प्रस्ताव भेजने की, जो राज्यसभा में भेजती है लोकसभा, मान लीजिए जो ये लोकसभा है ये प्रस्ताव अपने तरफ से पारित कर दी, अब इस प्रस्ताव को कहाँ भेजेगी? राज्यसभा में। अब इस प्रस्ताव को राज्यसभा में भेजने से 14 दिन पहले, कितने दिन पहले? 14 दिन। 14 दिन पहले किसको पता सूचना देगी? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को सूचना देगी। किसको सूचना? राष्ट्रपति को देगी। राष्ट्रपति को सूचना देगी। इतना आप समझ गए। ये संविधान में कहा गया है कि मान लीजिए राष्ट्रपति का कोई गलती न हो, उस पर बेकार में महाभियोग ला दिया गया हो, तो वो भी अपनी बात रखने के लिए कोई सदन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा में नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं भाई, क्योंकि जो आपका ये लोकसभा है ये पहले ही पारित कर दिया है कि मेरे तरफ से राष्ट्रपति सही नहीं है। अब सिर्फ कौन सदन बचा है? राज्यसभा। अब राज्यसभा में जाएगी, वो राष्ट्रपति जाएंगे, अपने प्रस्ताव, जो अपनी बात होगी वो रखें कि नहीं मैं ऐसा कार्य नहीं करता हूँ, मैं संविधान के अनुकूल कार्य करता हूँ, मुझे मत हटाइए। तब वो जो राज्यसभा है वो भी सोचेगी। ठीक है, अभी बताएंगे। तब पारित कर देगी ये लोकसभा, तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना मिलेगा? 14 दिन। कितने दिन? 14 दिन। 14 दिन के पहले राष्ट्रपति इस राज्यसभा में आएंगे। राज्यसभा में आने के बाद अपनी बात रखें कि नहीं मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ, और ये लोकसभा में मेरे को हटाने के लिए काम किया है, मैंने संविधान के अनुकूल कार्य करता हूँ, कोई भी गलत काम नहीं करता हूँ। तब राष्ट्रपति, जो राज्यसभा होगा, अगर ये भी 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 245। अब 245 में से अगर 2/3 बहुमत 2/3 वोट दे दिए, 245 सदस्यों में से 2/3 बहुमत अगर मिल जाता है, ये दे देते हैं वोट कि नहीं राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति आसानी से हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आसानी से हट जाएंगे। ठीक है। अगर ये 245 लोगों में से सिर्फ अगर 2/3 बहुमत से एक भी वोट कम होता है तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। इतना आप समझ गए। तो इसमें अपनी जाकर बात को रखेंगे। और बहुत लोग उसमें होंगे राज्यसभा में कि कहें कि नहीं राष्ट्रपति अच्छे हैं, बहुत लोग कहें कि राष्ट्रपति बुरे हैं। तो अगर वो 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, उसमें भी, इसमें भी पारित हो जाता है, इसमें भी जो राष्ट्रपति का महाभियोग का प्रस्ताव है राज्यसभा में भेजा जाएगा। अगर राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति आसानी से हट जाएंगे। अगर 2/3 बहुमत से कम वोट मिलता है तो राष्ट्रपति नहीं हटेंगे। इतना आप समझ गए।
देखिए अगर मान लीजिए ये राष्ट्र 2/3 बहुमत पारित कर दी राज्यसभा भी, तो राष्ट्रपति हट जाएंगे। अब राष्ट्रपति हटने के बाद 6 मंथ के अंतर्गत 6 मंथ के अंतर्गत दोबारा इलेक्शन होगा, जो आपको बताए हैं किसमें, दोबारा निर्वाचन 57 के अनुकूल होगा, दोबारा इलेक्शन 6 महीने के अंतर्गत ही। इतना आप समझ गए। तो जो आप ये पढ़े हैं ये किसके, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का नियम कानून है। ऐसे ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं, अन्यथा इस तरह अगर नियम कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति को आप नहीं हटा सकते हैं या महाभियोग नहीं लगा सकते हैं। इतना आप समझ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए जो ये राष्ट्रपति पर महाभियोग है, ये सिर्फ राष्ट्रपति पर ही लगता है महाभियोग, अन्यथा आपको अगर लगाना होगा उपराष्ट्रपति पर तो इसको महाभियोग नहीं करेंगे। या मान लीजिए CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन पर भी महाभियोग लाना होगा, या हाई कोर्ट के जज पर महाभियोग लाना होगा, तो इनको महाभियोग नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको महाभियोग नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं संसद की कार्यवाही। अगर इनको हटाना होगा तो मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लाया गया, महाभियोग, लेकिन इन लोगों को हटाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, इनको महाभियोग नहीं कहा जाता है, कहा जाता है संसद की कार्यवाही। इतना आप समझ गए। महाभियोग सिर्फ एक ही व्यक्ति पर लग सकता है, वह है राष्ट्रपति। इतना आप समझ गए। तो जो आप ये समझिए राष्ट्रपति जो महाभियोग है वो कहाँ कब लाया जाता है, जब राष्ट्रपति अच्छे काम नहीं करते हैं, संविधान के अनुकूल काम नहीं करते हैं, तो महाभियोग लाया जाता है। वो किस आर्टिकल के अंतर्गत है, 61 के अंतर्गत है। इतना आप समझ गए। तो चलिए आप इतना ही रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग आएंगे तो 62 और अनुच्छेद 62 और राष्ट्रपति की सारी शक्तियों के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।